क्वेश्चन है हमारे पास, एक 20 वोल्ट के एसी परिपथ को, यानी कि जो मेरे पास में सोर्स है इसका वैल्यू आपके पास में गिवन है 20 वोल्ट, ठीक है, को एक प्रतिरोधक यानी कि रेजिस्टेंस कैपिटल आर तथा एक नगण्य प्रतिरोध की कुंडली से बने हुए परिपथ के सिरों पर जोड़ा जाता है, यानी कि एक इंडक्टर कॉइल है जिसका इंडक्टेंस आप लोग क्या मान ले कैपिटल एल, यानी कि प्रेरकत्व का मान क्या है कैपिटल एल। यदि प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता 12 वोल्ट है, यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर बड़ा बोलो कितना है 12 वोल्ट है, तब आपको क्या बताना है कुंडली के सिरों पर वोल्टता का मान। तो आपने कहा सर ये बहुत ही आसान सी बात है, ये मेरे पास में एक तरह से किसका रोल निभा रहा है आरएल सर्किट का। आरएल सर्किट का अगर रोल अगर निभा रहा है तो अभी मैंने फॉर्मूला देखा है कि V इक्वल टू बेटा बोलो क्या लिखता हूं, VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, सही है। तो बेटा आपने कहा ये जो मेरे पास में वोल्टेज है 20, ये तो मेरे पास में सोर्स वोल्टेज है जिसकी वैल्यू क्या लिख देंगे हम V, यानी कि क्या लिख देंगे 20 बराबर सीधा बेटा बोले VR की वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे बेटा VL का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा देखो VL का स्क्वायर बराबर बोलिए 20 का स्क्वायर माइनस बेटा बोलो क्या लिखोगे 12 का स्क्वायर, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेटा VL बराबर क्या आ जाएगा 60। कहने का बेटा हमारा मतलब ये है कि अगर आपके पास में वोल्टेज की फॉर्म में अगर बेटा क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है तो बेटा आपको वोल्टेज वाला फॉर्मूला क्या होना चाहिए याद होना चाहिए, ठीक है, और कैलकुलेशन करनी आपको आती है। एक बार और देखो हम लोग समझ लेते हैं VRMS बराबर, ध्यान रखें ये RMS मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सारे फॉर्मूले जो मैंने अभी आपको पढ़ाए थे उन सब में ये सब वैल्यूज RMS फॉर्म है, यानी कि V इक्वल टू क्या लिखा जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, और सोर्स वोल्टेज 20 वोल्ट है तो यहाँ के लिख दिया 20 बराबर VR की बेटा वैल्यू 12, और ये बेटा मेरे पास में VL का स्क्वायर है, इसको इससे लिखें VL का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा VL बराबर क्या आ जाएगा 16 वोल्ट। तो एक क्वेश्चन तो ये, नेक्स्ट देखें। अब हमारे पास में देखो बेटा एक LCR परिपथ रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो आपको वोल्ट मीटर V1 V2 और V3 का पाठ्यांक बताना है, यानी कि आपको क्या बतानी रीडिंग, और दूसरा सवाल ये धारा वोल्टेज के बीच क्या बताना है कलांतर यानी कि फेज डिफरेंस टाइप बताना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपने कहा सर एक बात पक्की है, वोल्ट मीटर जो मेजर करेंगे वो क्या मेजर करेंगे RMS वैल्यू, और ये तीनों के तीनों अगर मेरे पास में श्रेणी क्रम में अगर हैं तो सोर्स से निकलने वाली जो करंट होगी वो इन तीनों के पास में क्या रहेगी सेम रहेगी, ये वाली बात भी पक्की है, यानी कि जो करंट है ये इन तीनों के पास में सेम है। और सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली करंट IRMS ले लेते हैं, यानी कि इस तरह से ये आई करंट क्या होगी 10 ओम के पास में जा रही होगी, यही वाली करंट इस 20 ओम, यही करंट इस 10 ओम के पास में फ्लो होती है, इस तरह से जा रही है। तो आपने कहा अगर मुझे वोल्ट मीटर का पाठ्यांक अगर बताना है V1 V2 और V3 तो कैसे बताया जाएगा, बहुत ही आसान सा काम है। इस IRMS को इसके रेजिस्टेंस के साथ में अगर बेटा मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इस R के सिरों पर जो बेटा मेरे पास में विभवांतर निकल के आएगा V इक्वल टू IR से, वो बेटा बोलो क्या बताएगा V1 की रीडिंग। सिमिलरली ये 20 एक्चुअल बेटा बोलो क्या दिया हुआ एक्सेल, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस करंट को इस एक्सेल से बेटा मल्टीप्लाई करूंगा तो इस कुंडली के अक्रॉस मेरे पास बेटा बोलो क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही बेटा बोलो क्या बताएगा V2 की रीडिंग। सिमिलरली जब मैं इस करंट को इस एक्सी से बेटा क्या करूंगा मैं मल्टीप्लाई, तो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वही बेटा बोलो मुझे क्या बताएगा वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो आपने देखा सर मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि कैसे भी करके मैं इस करंट की वैल्यू को क्या कर लूं फाइंड कर लूं। तो देखिए बेटा करंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं। आपने कहा कि सर RLC सर्किट है, करंट की वैल्यू की बात अगर होती है तो आपने मुझे फॉर्मूला बताया VRMS बाई क्या लिखा जाएगा Z। अब VRMS मुझे लिखना है, VRMS अगर मुझे लिखना है तो मैंने सोर्स को देखा बेटा, सोर्स बोलो क्या है 50 sin 100 पाई t, यानी कि इसको भी लिख देता हूं मैं। अब आपने कहा सर ये मेरे पास में जो सोर्स है इसमें ये जो मेरे पास में वोल्टेज ये मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी कि तात्क्षणिक मान को बता रहा है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए VRMS। तो आपने कहा सर फंक्शन किसका है साइन का, साइन का फंक्शन अगर है तो VRMS बेटा बोलो क्या लिखा जाएगा V0 बाय रूट 2, सही बात है। क्या लिखा जाएगा बेटा VRMS बराबर V0 बाय रूट 2, V0 बाय रूट 2 अगर हम लिखेंगे तो आपने कहा सर ये 50 जो है ये अपना बेटा बोलो किसका रोल निभा देगा V0 का, तो VRMS सीधा बेटा बोलो क्या लिखूंगा मैं 50 बाय रूट 2। फिर आपने कहा Z निकालना है, Z अगर निकालना है तो बेटा फॉर्मूला आपके दिमाग में आया R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आपने कहा सर जो मेरे पास में गिवन वैल्यूज है वो सब ओम में है, यानी कि मेरे पास में R का रोल निभाया है, ये XL का और ये XC का। तो देखिए बेटा वैल्यूज पुट कर दें, 10 का स्क्वायर
फिर 20 और 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व करा, 10 का स्क्वायर प्लस 10 के स्क्वायर का रूट, तो ये कितना आ जाएगा 10 रूट। तो देखिए बेटा जेड की हमारे पास में वैल्यू क्या निकल के आएगी 10 रूट 2, ओम में वैल्यू है हमारे पास में कुछ इस तरह से, ठीक है। तो बेटा करंट की वैल्यू को नोट कर लो। बेटा करंट की वैल्यू बोले क्या लिखी जाएगी, करंट की बेटा वैल्यू बोलो क्या लिखोगे, वी आर एम एस बाय जेड, वी आर एम एस की बेटा वैल्यू वी नोट बाय रूट 2 से, यानी कि 50 बाय रूट 2, ये इस तरह से अपॉन जेड, जेड बेटा बोलो कितना है 10 रूट 2, यानी कि जब आपने इसको कैलकुलेट करा 5/2 या फिर क्या आ गई 2.5 एम्पीयर। तो आपने कहा कि सर मेरे पास में करंट की वैल्यू आ गई है, इस करंट की वैल्यू को R से मल्टीप्लाई करूंगा तो V1 की रीडिंग मिल जाएगी, इस करंट को इस एक्सेस से मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई तो V2 की रीडिंग आ जाएगी, और इस IRMS को इस 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में आ जाएगी V3 की रीडिंग। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कहा सर वोल्ट मीटर, V1 की बात करें तो IR, आई बेटा बोलो कितना है 5/2, R की बेटा वैल्यू क्या लिए 10, तो कितना आ जाएगा 25 वोल्ट। बहुत ही आसान सा देखो क्वेश्चन बन गया अब ये। V2 बोलो बेटा क्या लिखेंगे IXL, क्या लिखेंगे IXL, XL की वैल्यू कितनी है 20, I की जगह IRMS ये बेटा बोलो कितना आ जाएगा ये 50। V3 की बेटा बात अगर करेंगे IXC 5/2 इंटू बेटा बोलो IXC है ये, है ना, IXC है ये, तो IXC में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 वोल्ट। तो इस तरह से बेटा आपको क्या करना है, देखो बेटा क्वेश्चन को सोल्व एक बार देखो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले तो क्या निकाली करंट, करंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, करंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, करंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, ताकि वोल्ट मीटर V1 V2 और V3 की रीडिंग आ जाए। तो आपने कहा फॉर्मूला तो ये रहा IRMS बराबर VRMS बाय जेड। VRMS कैसे निकालूंगा V0 बाय रूट 2 से, क्यों निकालूंगा क्योंकि साइन का फंक्शन मेरे पास में अवेलेबल था ऐसे जेड इस फॉर्मूले से वैल्यूज पुट करी और इस तरह से आप लोगों ने क्या निकाल ली वोल्ट मीटर की रीडिंग। एक बार और देखो मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्मूला ये रहा, ये XC का स्क्वायर है, ठीक है, वैल्यूज पुट करी, जेड का बेटा वैल्यू कितना आ गया 10 रूट 2, अब तक तो हमें समझ में आ ही गया होगा। VRMS या फिर ERMS लिख देते हैं, क्या लिखा जाएगा V0 बाय रूट 2, V0 का मान कितना है 50 बाय रूट 2, ये वोल्ट में वैल्यू, ठीक है। तो IRMS बराबर क्या लिखेंगे VRMS बाय जेड या फिर ERMS बाय जेड लिख दें, 50 बाय रूट 2 अपॉन 10 रूट 2 से कितना आ जाएगा 5/2 एम्पियर। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अगर चाहिए तो करंट को R से मल्टीप्लाई कर दो, वोल्ट मीटर V2 की रीडिंग अगर चाहिए तो करंट को XL से मल्टीप्लाई कर दो, और रीडिंग V3 अगर आपको चाहिए तो करंट को XC से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो इस तरह से आपके पास में क्या जाएगी रीडिंग है। और फेज एंगल निकालना तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड बात होगी। 10 5 क्वेश्चन का लिखेंगे XL माइनस XC बाय R, XL की बेटा वैल्यू आपको पता है 20, ये 10/10, 10/10 से क्या जाएगा 1, तो 10 5 की बेटा वैल्यू 1 कब होती है जब आपके पास में रेडियन में एंगल कितना होता है π/4, तो बेटा दोनों के बीच में क्या आ जाएगा फेज डिफरेंस। तो इस तरह से देखो आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है जब इस तरह से वोल्ट मीटर वगैरह की रीडिंग आप लोगों से पूछी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RL परिपथ है, ये RL परिपथ, इस RL परिपथ में अगर आप ध्यान से देखें तो मेरे पास में XL की वैल्यू Q1 है, ठीक है। तब आपको क्या बतानी है परिपथ की प्रतिबाधा Z, बहुत ही आसान, ये सब हो गया, सीधा लिखे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का रूट 5 आ गया। वोल्टेज तथा करंट के बीच कलांतर 5 अगर आपको निकालना है तो 10 5 इक्वल्स टू XL बाय क्या लिखेंगे R, क्योंकि RL सर्किट है। XL बेटा कितना है 4/3, यानी कि 5 इक्वल्स टू क्या लिखोगे 10 इनवर्स 4/3। फिर बेटा बोलो क्या निकालना है IRMS, तो आपने कहा सर अगर IRMS अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पे IRMS निकाल लेते हैं। IRMS बराबर बेटा बोलो क्या लिखोगे, IRMS बराबर बोलो क्या लिखोगे VRMS बाय जेड। VRMS जब आपको निकालना था तो आपने देखा सर सोर्स तो मेरे पास में साइन के फंक्शन के फॉर्म में, तो ये बेटा बोलो किसका रोल निभा देगा V0 का। तो VRMS बराबर बेटा बोलो क्या लिखोगे V0 बाय रूट 2, तो बेटा देखो सीधा लिखना सीखे V0 बाय रूट 2, ये कितना है बेटा मेरे पास में 100 है, वो क्या है बेटा 100 है, 100 बाय रूट 2 अपॉन
जेड, जेड कितना है 5, तो यहाँ क्या पुट करेंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा 20/√2। तो ये बेटा मेरे पास में क्या आ जाएगी करंट। तो इस तरह से देखो बेटा आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुल मिला के आपको ध्यान क्या रखना है कि जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे बेटा आरएलसी सर्किट के उन्हें आप ध्यान रखें और आवश्यकता अनुसार उनको बदलते रहें। एक बार और देखो मैं आपको सोल्यूशन बताया था। सबसे पहले तो क्या निकाला आपने जेड, आरएल सर्किट था आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर 5 आ गया। 10/5 क्या लिखा एक्सएल बार यार, तो या तो आप 5 क्या लिख दे 10⁻⁴/3 या फिर अगर आप इसे डिग्री में लिखना चाहते हैं तो क्या लिख देंगे 53 डिग्री। IRMS बराबर VRMS/Z। VRMS जब आपको देखना था तो सोर्स हमारे पास में साइन के फंक्शन के फॉर्म में था, तो कैसे निकाला V0/√2 से। तो देखो VRMS V0/√2 अपॉन Z की वैल्यू 5, तो इसको कैलकुलेट करा तो कितना आएगा 20/√2। तो ये मेरे पास में क्या हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, प्रतिरोध व प्रेरकत्व को श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज यानी कि 20 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जोड़ने पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। सबसे पहले तो बेटा हमें पढ़ना आना चाहिए कि हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो ध्यान रखें, ये जो बेटा मेरे पास में सोर्स गिवन है ना, ये बेटा बोलो मुझे क्या बता रहा है VRMS के बारे में, और सर्किट के अंदर फ्लो वाली जो करंट है 2 एम्पीयर, ये बेटा बोलो मुझे क्या बता रही है IRMS के बारे में। और इसमें क्या लिखा रहा है वोल्टेज धारा से π/6 कला आगे है, तो ये π/6 कला जो आगे है ना, ये बेटा दोनों के बीच में मेरे पास में क्या कलांतर है 5। तो बेटा आपको क्या फाइंड करके बताना है, प्रतिरोध प्रेरणे प्रतिघात का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रतिरोध यानी कि तो कैपिटल R का मान ज्ञात करना है, प्रेरणे प्रतिघात यानी कि एक्सएल का मान ज्ञात करना है। तो आपने कहा सर भाई किस तरह से किया जाए, तो देखो सबसे पहले तो हमें क्या निकाल लेना चाहिए जेड। क्यों, क्योंकि सर्किट मेरे पास में बेटा बोलो कौन सा है RL सर्किट है। तो जेड अगर मुझे निकालना है तो VRMS/IRMS से निकाल ले, क्योंकि फॉर्मूला IRMS बराबर क्या होता है VRMS/Z। तो जेड बराबर क्या लिख दोगे VRMS/IRMS। मैंने आपको बता दिया ये 20 है, 2 है, तो ये क्या गया 10 है। अब आपने कहा सर जेड अगर मैंने निकाल लिया तो जेड का फॉर्मूला क्या होता है √R² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। R और एक्सएल दोनों को दोनों मुझे फाइंड करने हैं। तो फिर आपका दिमाग चला, आपने कहा सर मेरे पास में धारा और वोल्टेज के बीच में बेटा बोलो क्या है फेज डिफरेंस π/6 है, तो क्यों ना मैं 10⁵ क्या लिख देता हूं XL/R। पुट करा, कैलकुलेट करते गए तो R इक्वल बेटा बोलो क्या आ गया √3 XL। अब आपने कहा सर R इक्वल √3 XL अगर आ गया है तो क्यों ना मैं इसको सीधा यहां पर पुट कर देता हूं। पुट करा तो 10 बराबर √3 XL का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। कैलकुलेट करते गए तो एक्सएल की बेटा वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 5 Ω। और जब एक्सएल बेटा मेरे पास में आ गया है यहां पुट कर दो, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5√3। तो इस तरह से बेटा आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और जो जो आपके बातें समझ में आती जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको इसका क्या बनाना है सॉल्यूशन, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं। दिए गए चित्र में वोल्टमीटर व एमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास में बेटा एक क्या है आरएलसी सर्किट है, इसमें लगे हुए एमीटर और इस वोल्टमीटर की क्या बतानी है आपको रीडिंग बतानी। कुल मिला के बात ये है। बहुत ही देखो बेटा बढ़िया सा क्वेश्चन है। किस तरह से देखो हम इसकी रीडिंग को फाइंड करेंगे ये हम लोग देखते हैं। आपने कहा कि सर अगर मुझे एमीटर की रीडिंग अगर मुझे बतानी है तो ये तीनों मेरे पास में क्या है श्रेणी क्रम में और ये मेरे पास में सोर्स है, तो एक बात पक्की है कि इस तरह से करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पर जा रही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो मेरे पास में करंट आई है यानी कि IRMS जो है ये बेटा बोलो किसके पास में जा रही होगी एमीटर के पास, यानी कि एमीटर की रीडिंग बोलो क्या होगी IRMS के इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि एमीटर और वोल्टमीटर जो बेटा मेजर करके बताते हैं वो क्या मेजर करके बताते हैं RMS वैल्यू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा बोलो क्या निकाले हम IRMS निकालेंगे, वही बेटा हमारे पास में क्या हो जाएगी एमीटर की रीडिंग। तो आपने कहा सर IRMS निकालने का एकमात्र मेरे पास में फॉर्मूला है VRMS/Z। VRMS/Z में अगर मैं देखता हूं तो ये सोर्स मेरे पास में कुछ इस तरह से गिवन है बिना साइन कोस के फंक्शन के। इसका मतलब ये जो मेरे पास में गिवन है सीधा बेटा बोलो मेरे पास में क्या है VRMS। क्या है बेटा ये VRMS, यानी कि बेटा सीधा मेरे पास में क्या गिवन है VRMS। जेड की बेटा बात अगर मैं करूं तो जेड बराबर क्या लिखा जाएगा √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो क्यों ना अब देखो हम लोग यहां पर देखो बेटा सीधा लिखना सीखे VRMS कितना है 240, कितना बेटा 240 अपॉन जेड बेटा बोलो क्या लिखोगे √R² प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर। तो आर देखा 30, एक्सएल और एक्ससी सेम, तो क्या कर दिया 30 का स्क्वायर प्लस ये तो क्या हो गया होगा कैंसिल, ये 30 का स्क्वायर का रूट क्या हो गया होगा 30, यानी कि आपने कहा सर कुल मिलाकर के क्या आ गया 240/30, यानी कि करंट कितनी आ गई 8 एम्पीयर।
और ये 8 एम्पियर ही बेटा बोलो मुझे क्या बता रहा है, रीडिंग ऑफ अमीटर। अब आपने कहा सर मैंने एक काम करा कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या निकाल ली है, रीडिंग ऑफ अमीटर। अब अगर मुझे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अगर मुझे निकालनी है, इसका मतलब ये हुआ कि एलसी के एक्रॉस लगा हुआ है यहाँ के बीच, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कैसे भी करके इन दोनों सिरों के बीच में क्या निकाल लेना चाहिए, विभवांतर। विभवांतर अगर मुझे निकालना है तो मेरे तो एक बात समझ में आती है कि जब मैं एसी सर्किट की स्टडी करता हूं तो एक्सएल यानी कि इंडक्टर के लिए, इस इंडक्टर के लिए वोल्टेज का फेजर बनता है ऐसा, ध्यान से समझे बेटा, वोल्टेज का फेजर बनता है ऊपर की तरफ, और कैपेसिटर के लिए फेजर बनता है नीचे की तरफ। तो ध्यान रखें, आप ऐसा यहां पर नहीं कर सकते कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस अगर चाहिए तो सीधा VL प्लस VC लिख दे, वो गलत तरीका है। क्योंकि यहां पर जो भी बेटा हम स्टडी कर रहे हैं वो बेटा फेजर डायग्राम के थ्रू कर रहे हैं, तो ध्यान से अगर आप देखें तो VL का फेजर ऊपर है, VC का बेटा फेजर क्या है, नीचे। तो यहां पर इन दोनों सिरों के बीच में जो बेटा विभवांतर जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, VL माइनस VC, ना कि VL प्लस VC। और ये जो VL माइनस VC जो होगा यही बेटा बोलो क्या बताएगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग। तो आपने कहा सर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अगर मुझे निकालनी है तो अभी आपने बताया रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो मैं निकालूंगा वो बेटा बोलो किससे निकालूंगा, VL माइनस VC से। किससे निकालेंगे, VL माइनस VC से। और आपने कहा सर VL माइनस VC को अगर मैं चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं, IXL माइनस IXC। तो I तो बाहर है, ऐसा हो जाएगा, I ही IRMS है, XL कितना है 25। तो आपने कहा सर यहां पर इस तरह की कंडीशन बन रही तो आंसर तो क्या आएगा, 0, यानी कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 0 एंड जो मेरे पास है बेटा अमीटर की जो रीडिंग होगी वो क्या होगी, 8 एम्पियर। तो एक बार वो समझ लेते हैं अमीटर का पाठ्यांक, वही IRMS VRMS बाय जेड, फॉर्मूला वैल्यू पुट करते गए 8 एम्पियर। और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक VL माइनस VC, क्या लिखा होगा बेटा बोलो, VL माइनस VC। तो VL क्या लिखा हुआ IXL, VC क्या लिखा हुआ IXC, I क्या आ गया होगा बाहर, ये दोनों तो क्या थे सेम थे, इसलिए आंसर क्या आएगा 0। इसी क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख देते हैं फॉर प्रैक्टिस है ये। अमीटर की आपको क्या चाहिए रीडिंग, तो आपने कहा सर इस क्वेश्चन में और जो मेरे पास बेटा जो मेरा पिछला क्वेश्चन है उसमें अंतर है। ये सोर्स हमारे पास में सीधा बोलो क्या बता रहा था, VRMS। इसका ही आपको क्या रखना, ध्यान रखना है, ये बेटा मेरे पास में क्या बता रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है ना, यानी कि ताड़शीटिक मान। तो देखो स्टडी स्टार्ट करते हैं, वोल्ट मीटर अमीटर की क्या चाहिए रीडिंग। आपने कहा सर जो सोर्स से करंट निकल रही होगी यही क्या बता रही होगी अमीटर की रीडिंग, तो इसको तो निकालना बहुत ही आसान है, क्यों ना सीधा यहीं पर नोट कर दें, VRMS बाय जेड। आपने कहा सर साइन का फंक्शन है, साइन का फंक्शन अगर है तो अब तक तो हम समझ ही गए हैं, इसे क्या लिखेंगे V0, ताकि हम VRMS बराबर बेटा बोलो क्या लिखे, V0 बाय √2, यानी कि 50 बाय क्या लिखेंगे, √2 अपॉन जेड, क्या लिखेंगे बेटा, जेड अगर लिखेंगे तो देखो बेटा जेड सीधा लिखना सीखें 10 R का स्क्वायर, सही बात है, प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये XL है ये XC है, पढ़ के आना चाहिए हमें इस तरह से। 10 का स्क्वायर ये भी क्या हो जाएगा, 10 का 10√2, यानी कि 50 बटे √2 बटे 10√2, इसका मतलब ये कितना हो गया 5 बटे 2 एम्पियर, ठीक है। यानी कि आपने कहा सर एक काम कर लिया हम लोगों ने, IRMS निकाल लिया, या IRMS से क्या बता रहा है, अमीटर की रीडिंग। सेम कंसेप्ट, यही करंट का जारी है यहाँ पर इस तरह से सर्किट में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का अगर मुझे क्या चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो अभी मैंने आपको बताया इसका फेजर कैसे चलता है, इस तरह से इसका फेजर कैसे चलता है अपोजिट डायरेक्शन में। इसीलिए वोल्ट मीटर जो यहाँ पे मेरे पास में रीडिंग निकल के आएगी वोल्ट मीटर की रीडिंग जो बेटा मेरे पास में निकल के आएगी वो बेटा बोलो क्या आएगी, VL माइनस VC। VL सेम कंसेप्ट ध्यान रखना है आपको, इस तरह से I की वैल्यू XL 2010, XL की वैल्यू 2010,
10 का मतलब एक्स, तो कितना आ जाएगा 25 वोल्ट। तो इस तरह से बेटा देखो कैलकुलेशन कर रही है, एक बार और समझ जाए। अमीटर का रीडिंग का मतलब IRMS होता है, VRMS बाय जेड से निकालेंगे, VRMS V0 बाय √2 से इसलिए निकाला क्योंकि फंक्शन अभी मैंने आपको बताया साइन के फॉर्म में था। कैलकुलेशन करते गए, जेड की वैल्यू कायम आएगी ओम में 10√2, VRMS 50/√2 आई गया, यहाँ पर इसको पुट करा तो 2.5 एम्पियर आ गई, यानी कि 5/2। वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर आपको चाहिए तो बड़ा बोलो क्या किस तरह से निकाला, VL माइनस VC से, तो VL इक्वल टू क्या लेगा IXL, VC की बड़ा वैल्यू क्या लिखी IXC, I कॉमन आ गया XL माइनस XC, तो इसको सोल्व करा तो कितना आ गया 25 वोल्ट। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन को कराने का एक कारण है, इसमें आप ध्यान रखें। अभी हम लोगों ने देखा कि यहां से यहां तक का जब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना था, यानी कि वोल्टमीटर की अगर आपको क्या बतानी रीडिंग बतानी है, तो आपने फेजर डायग्राम बनाए थे इस तरह से, ये VL ऐसे बनाता है, ये VC क्या बनाता है इस तरह से, तभी आप ये कह पाए थे कि यहाँ पर VL प्लस VC से काम नहीं चलेगा, क्या लिखना पड़ेगा VL माइनस VC। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कभी ऐसा हो कि आप लोगों के लिए वोल्टमीटर लगा दिया जाए इन दोनों के बीच में, R और L के बीच में, तो क्या करोगे आप VR प्लस VL लिखोगे? नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि आपने ध्यान दिया कि यहां से लेकर यहां तक का मुझे एक्चुअल में क्या लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि वोल्टमीटर की क्या लिखनी है रीडिंग। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मुझे फेजर बना लेना चाहिए, R के लिए फेजर इस तरह से VR बनेगा, इसका बेटा फेजर अभी मैंने बना दिया ऊपर इस तरह से बनेगा। यानी कि अब अगर आपको वोल्टमीटर की रीडिंग अगर आपको चाहिए तो VR ऐसे और VL ऐसे, दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना है 90 अगर है तो अभी अगर आपसे पूछ लिया जाता कि वोल्टमीटर की रीडिंग बताओ तो क्या लिखते हैं √VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। तो इसके बारे में आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है कि वोल्टमीटर कहाँ लगाया गया है, कैसे उसके फेजर बनते हैं, R और L के बीच बनाया तो √VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, और जैसा कि पहले लगा हुआ था उसमें तो क्या लिख दिया था आप लोगों ने VL माइनस VC। तो ध्यान रखें, और क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है इसको ये मैंने आपको बता दिया है इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक बल्ब है हमारे पास 10 वॉट 60 वोल्ट का। ये जो बेटा आपके पास में गिवन होता है ना, पहली बात तो ये हमारे पास में क्या होती है बल्ब की रेटिंग होती है। क्या होती है? रेटिंग। इसे कहते हैं हम रेटिंग के साथ श्रेणी क्रम में लगाए जाने वाले प्रेरकत्व का मान ज्ञात कीजिए जिससे यह 100 वोल्ट 60 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ सुरक्षित रूप से लगाया जा सके। कहने का बेटा मतलब यह है, ये जो रेजिस्टेंस R बेटा मैंने लिख रखा है, ये मेरे पास में एक तरह से बल्ब है। इसके श्रेणी क्रम में आप लोगों ने क्या लगाई, एक कुंडली जिसका इंडक्टेंस हम लोगों ने क्या माना कैपिटल है, जिसको आपको फाइंड करके बताना है। और ये मेरे पास में क्या सोर्स वोल्टेज है 100 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज। और बेटा इस बल्ब के लिए मेरे पास में क्या गिवन है, रेटिंग गिवन है, ठीक है। तो आपने कहा सर अगर मुझे इस बल्ब को अगर सुरक्षित रूप से अगर मुझे चलाना है, तो सुरक्षित रूप से अगर मुझे चलाना है तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर मैं बात अगर मैं करूं तो ये जो मेरे पास में 60 वोल्ट जो इसकी रेटिंग है, इतना ही मुझे इसको क्या देना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। इसीलिए हमने यहां पर बेटा सीधा क्या लिख दिया है कि VR इक्वल टू इसके पास में क्या होना चाहिए 60 वोल्ट। ये सोर्स है मेरे पास में 100 वोल्ट। तो आपने कहा सर सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको सुरक्षित रूप से चलाना था तो इसकी जो रेटिंग वोल्टेज था वही हम लोगों ने क्या कर दिया, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का काम कर दिया है। तो ये क्या हो गया 60, ये कितना 100, तो क्या मैं VL का मान निकाल सकता हूं? बिल्कुल। सबसे पहले तो बेटा बोलो क्या निकालना चाहिए VL। कैसे निकालोगे? V इक्वल टू √VR का स्क्वायर प्लस VL के स्क्वायर से। तो देखो V की वैल्यू क्या लिखी 100, V की वैल्यू सॉरी ये कितना हो जाएगा 60 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा VL का स्क्वायर। सही बात है बेटा। तो देखो VL बराबर बेटा बोलो क्या लिखा जाएगा, या फिर VL का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे 100 का स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे बेटा 60 का स्क्वायर। तो आपने कहा सर VL बराबर सीधा मेरे पास में क्या निकल के आएगा, सोल्व करूंगा तो 80 वोल्ट। यानी कि आपने एक काम करा कि सर इस सोर्स वोल्टेज और इस VR इक्वल टू 60 वोल्ट के थ्रू मैंने यहां पर VL का मान निकाल लिया, वो कितना आ गया 80 वोल्ट आ गया। और इस क्वेश्चन में एक बहुत ही बढ़िया सी बात लिखा रही है कि जब आप सोर्स के साथ में इसको जब आप जोड़ते हैं तो आपको इस बल्ब को क्या लगाना है, इस तरह से जलाना है कि ये क्या रहे सुरक्षित रहे।
तो अगर इसको सुरक्षित अगर रखना है तो इसी कंडीशन के अंदर मेरे पास में बल्ब के लिए फॉर्मूले होते हैं, याद करो। बल्ब के लिए बेटा फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, जहां P बल्ब की क्या होती है रेटेड पावर, V बल्ब की क्या होती है बेटा रेटेड वोल्टेज, R क्या होता है उसका प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि सर मेरे एक बात समझ में आएगी कि R इक्वल टू में चाहूं तो बल्ब के लिए क्या लिख सकता हूं वी स्क्वायर बाय पी। तो बल्ब के लिए V का रोल 60, P का रोल 10, तो यहां पे पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा बेटा 360 ओम। तो आपने कहा सर मेरे पास में प्रतिरोध का मान आ गया है 360 ओम। अब इस बल्ब को अगर आपको सुरक्षित चलाना है जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, तो क्या मैं इस बल्ब से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास में फॉर बल्ब P इक्वल टू बेटा वी आई भी होता है, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हो P बाय वी। बेटा P का मान बोलिए कितना है बल्ब के लिए 10 बाय 60 से क्या आ जाएगा 1/6 एम्पियर। और ये जो बेटा मेरे पास में करंट निकल के आई है, यही वाली करंट बेटा बोलो किसके पास में जाएगी? इंडक्टर के पास, क्योंकि दोनों को दोनों बेटा बोलो क्या है श्रेणी क्रम में अगर है तो ये करंट अगर एल के पास में अगर जा रही है तो बेटा वीएल बराबर बोलो क्या लिख सकते हैं आई एक्सएल। तो VL बराबर अगर बेटा मेरे पास में IXL अगर है तो आपने कहा सर VL की वैल्यू को तो मैंने निकाल लिया है, 80 के बराबर है, करंट का रोल 1/6 ही निभा लेगा, तो ये किसके बराबर इस तरह से हो जाएगा। तो देखो ये यहां पर आएगा, तो बेटा देखो XL बराबर क्या लिखेंगे 8 × 6 से 480 ओम। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो बेटा आप लोगों से प्रेरणीय प्रतिघात के बारे में नहीं पूछा है, आप लोगों से बेटा क्या पूछा है प्रेरकत्व का मान। तो प्रेरकत्व का मान अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक्सएल बराबर बेटा बोलो क्या लिखोगे ओमेगा एल। इससे भी काम नहीं चलेगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी मेरे पास में बेटा बोलो काय में गिवन है हर्ट्ज में, काय में गिवन है हर्ट्ज में। तो मुझे काम करना चाहिए बेटा ओमेगा को काय में चेंज करना चाहिए 2πf में। ये क्या हो जाएगा एल इक्वल टू बेटा बोलो क्या है 480। तो आपने कहा सर एल का मान मेरे पास में निकल के आ गया है, सीधा लिखते हैं 480 अपॉन 2πf। एफ बड़ा बोलो कितना दिया है 60, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने 60। तो बड़ा बोलो कितना होगा 0 से 0 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा 48/12 अपॉन क्या हो गया पाई, तो ये कितना आ जाएगा 4/पाई। तो इस तरह से बेटा आपको क्या करनी है कैलकुलेशन, ये हम तब कर पाए जब इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि बल्ब को आपको सुरक्षित रूप से चलाना है। ठीक है, एक बार और देखो इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपने कहा सर मेरे पास में वोल्टेजेस वगैरह सब कुछ गिवन है, तो क्यों ना मैं एक काम करूँ वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ और इंडक्टर के अक्रॉस का निकाल लेता हूँ वोल्टेज, जैसा मैंने आपको सिखाया था बिल्कुल वैसे। कितना आएगा 80 वोल्ट। अब आपने कहा सर बल्ब के लिए मेरे पास में फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो क्यों ना मैं उसके थ्रू आर की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ। तो V की वैल्यू जो उसका रेटेड वोल्टेज है वो मैंने लिखा है 60 का स्क्वायर अपॉन 10 से कितना आ जाएगा 360। अब आपने कहा कि सर मैं चाहूं तो बल्ब से पास होने वाले का निकाल सकता हूं करंट, यानी कि रेजिस्टेंस से पास होने वाले का निकाल सकते हैं करंट। हमारे पास में देखो बेटा तरीके दो हैं, या तो P इक्वल टू वी आई से फाइंड कर लो जैसा मैंने आपको सिखाया था, या फिर हमारे पास में फॉर्मूला और होता है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर के थ्रू मैंने यहाँ पर से वैल्यू सॉल्व करी है, तो कितना आ गया बेटा 1/6। आपने कहा सर ये वाली करंट किससे पास हो रही है इंडक्टर से, तो VL इक्वल टू क्या लिख सकते हैं I इंटू एक्सएल, जहां I की वैल्यू किसके बराबर 1/6 के। तो आपने कहा सर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सएल का मान आ जाएगा। बट क्वेश्चन बेटा मुझसे क्या पूछा है प्रेरकत्व का मान, तो प्रेरकत्व का मान अगर पूछा है तो आपका दिमाग अब इस तरह से चलना चाहिए कि सर एक्सएल इक्वल टू में क्या लिखो ओमेगा एल। लेकिन फ्रीक्वेंसी भी मेरे पास जो क्वेश्चन में वो हर्ट्ज में, तो ओमेगा इक्वल टू बेटा बोलो क्या लिखना चाहिए मुझे 2πf। तो ये कितना हो जाएगा 2πf इंटू एल। इसके थ्रू आप लोगों ने एल की वैल्यू को फाइंड कर लिया, एक्सएल अपॉन 2πf से 4/पाई हेनरी। तो ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, ये मैंने आपको यहां पर सिखा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं, जब एक कुंडली के सिरों पर 100 वोल्ट डीसी स्रोत को लगाया जाता है तो इसमें से प्रवाहित धारा क्या होती है 1 एम्पीयर। तो एक्चुअली बेटा इस क्वेश्चन में हमें ध्यान ये वाली बात के बारे में रखना है कि हमारे पास में जो कुंडली होती है वो बेटा बेसिकली हमारे पास में एक तरह से क्या होती है आरएल सर्किट होती है। क्या होती है आरएल सर्किट।
ध्यान रखें इस बात का। कुंडली बेसिकली हमारे पास में क्या होती है, आरएल सर्किट होती है। इसे अगर हम चाहें तो चौक कुंडली भी बोलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अभी तो आप ध्यान रखें, कुंडली मेरे पास में एक तरह से आरएल सर्किट है के सिरों पर 100 वोल्ट की आपने क्या लगाया बेटा, डीसी सप्लाई, तो करंट कितनी फ्लो होगी, 1 एम्पियर। फिर आपने करा ये जो मेरे पास में बेटा कुंडली है, इसको 100 वोल्ट यानी कि 100 वोल्ट एसी स्रोत के साथ में जोड़ा, तो बेटा सर्किट का ना करंट कितनी फ्लो हुई, 0.5 एम्पियर। तो आपको क्या बताना है, कुंडली का प्रेरकत्व का मान, यानी कहने का मतलब कैपिटल एल का मान फाइंड करके बताना है। जबकि स्रोत की जो मेरे पास में आवृत्ति यानी कि जो फ्रीक्वेंसी वो कितनी चल रही है, 50 हर्ट्ज। तो आपने कहा सर इसके अंदर मेरे पास में स्थिति दो प्रकार की बन रही है, एक बार तो मैं कुंडली को किसके साथ में जोड़ूंगा, डीसी के साथ, एक बार बेटा बोलो मैं कुंडली किसके साथ जोड़ूंगा, एसी के साथ। उसके बाद आपको प्रेरकत्व का मान आपको बताना है। तो आपने कहा सर स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फॉर डीसी। तो आपने कहा सर जब मैं डीसी स्रोत की बात करता हूं तो मेरे एक बात समझ में आती है कि डीसी स्रोत के लिए फ्रीक्वेंसी का मान बेटा बोलो क्या चलता है, 0। यानी कि फ्रीक्वेंसी का मान अगर बेटा 0 अगर चल रहा है और अगर आपने कुंडली को डीसी के अक्रॉस अगर आपने लगा दिया है, तो एक बात पक्की है कि इस कुंडली के लिए जो मेरे काम का है वो कौन है, रेजिस्टेंस एल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी 0 है तो कुंडली के लिए किसी प्रकार का एक्सेल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल या फिर 2πf इंटू एल। तो जब बेटा फ्रीक्वेंसी ही 0 है तो एक्सेल की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 0। कब, जब आपने बेटा कुंडली को बोलो किसके साथ में जोड़ा है, डीसी स्रोत के साथ। इसका मतलब जब आप डीसी सोर्स के लिए बात करेंगे तो आर लिखा जाएगा, और आर का मान बेटा बोलो किसके बराबर लिखा जाएगा, वी बाय आई के बराबर, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यानी कि आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी बाय आई। तो वी की मान 100, आई का बेटा वैल्यू कितना है 1, तो बेटा आर का मान बेटा बोलो कितना आ जाएगा 100 ओम। ये तो ही बेटा यहां तक की लाइन से बात। फिर इसी कुंडली को अगर आप बेटा किसके साथ जोड़ते हैं, एसी स्रोत के साथ, यानी कि फॉर एसी सोर्स। तो हमें पता है एसी सोर्स के लिए तो क्या लिखी जाती है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का लिखी जाती है। तो ये सारे सर्किट की तरह रोल करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ अब इसके पास में क्या आ जाएगा, एक्सएल भी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा एल में ओमेगा मेरे पास में क्या बेटा फ्रीक्वेंसी है जो कि एसी सोर्स के लिए लिखी जाती है। तो आपने कहा सर ऐसी कंडीशन के अंदर मुझे जेड लिखना चाहिए, क्योंकि आर भी आ चुका है, और फॉर इंडक्टर क्या लिखा जाता है, एक्सएल। तो आर और एक्सएल अब इस कुंडली के पास में अगर हैं तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, जेड। तो जेड इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, वी बाय आई। इसका भी कितना है 100, इसका ही कितना है 200। तो आपने कहा सर इसमें आर और एक्सएल दोनों को दोनों छुपे हुए हैं, तो फॉर्मूला लिखूंगा ये √r स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इक्वल टू 200। तो आर की बेटा वैल्यू क्या है 100, उसको यहाँ पर पुट करेंगे, एक्सएल आ जाएगा। एक्सएल के थ्रू क्या निकालेंगे हम, इंडक्टेंस। तो देखिए बेटा कैसे आप लोगों ने इसको सोल्व करा, एक बार और देखो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपने बात करी किसके लिए, डीसी के लिए। डीसी का कि डीसी की फ्रीक्वेंसी तो क्या होती है 0। फ्रीक्वेंसी अगर 0 होती है तो इस कुंडली के लिए किसी प्रकार का एक्सेल लिखने की आपको आवश्यकता नहीं थी, यानी कि डीसी के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा, आर। तो आर इक्वल टू क्या लिख दिया, वी बाय आई, यानी कि क्या आ गया 100। फिर आपने बात करी एसी के लिए। तो एसी के लिए तो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर होती है तो रेजिस्टेंस के साथ अब क्या आ जाएगा, एक्सएल भी आ जाएगा। एक्सएल भी अगर आ गया है आर के साथ तो कुंडली के लिए क्या लिखा जाएगा, जेड। तो जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, वी बाय आई। वी कितना 100, आई कितना है 0.5, तो ये कितना आ गया 200। फिर आपने कहा सर फॉर्मूला भी लिख देते हैं, जेड इक्वल टू √r स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारे पास में क्या 100, इसको यहाँ पे पुट करा, और जेड की बड़ा वैल्यू क्या लिख दी 200। सॉल्व करते गए 100√3, एक्सएल बराबर क्या लिखा, ओमेगा एल। और ओमेगा लिखने के बाद 2πf लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारे पास में हर्ट्ज में गिवन थी, है ना। तो ओमेगा को क्या लिखा 2πf इंटू एल। इस तरह से सॉल्व करते गए तो एल की बड़ा वैल्यू बोलो क्या निकल के आई, √3/π यूनिट हेनरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखें। एक हमारे पास में बेटा एक आरएलसी सर्किट है एक तरह से, और वी इक्वल टू बेटा मेरे पास में सोर्स क्या है 20 cos 200t। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है कि एक तो बेटा क्या पूछी गई वोल्ट मीटर की रीडिंग, एक बेटा आप लोगों से क्या पूछा गया होगा अमीटर की रीडिंग। सोर्स के लिए हमारे पास में इक्वेशन की बना। तो आपने कहा सर ऐसी कंडीशन में हमारे एक बात समझ आती है कि सोर्स से निकलने वाली करंट इस तरह से फ्लो होगी, और इस तरह से अगर फ्लो होगी तो हमारे बात समझ में आ जाती है कि ये जो करंट है जिसको हम IRMS बोलते हैं, यही हमें क्या बता देती है, अमीटर की रीडिंग। अब अमीटर की रीडिंग अगर मुझे बता देती है तो मेरे बात समझ में आती है कि सर मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फिर IRMS बराबर VRMS बाय जेड।
अब वी आर एम एस बाई जेड में जेड का फॉर्मूला बेटा बोलो क्या लिखा जाता है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आपने देखा सर इस पूरे डायग्राम को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो दो मेरे पास में रेजिस्टेंस अवेलेबल है। एक तो 6 ओम जिसको हम R1 बोल देते हैं, ठीक याद, एक 4 ओम इससे हम क्या बोल देते हैं R2 इसलिए बेटा हम बोल रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के अंदर अभी मैंने बताया कि मेरे पास में जो कुंडली होती है ये बेसिकली हमारे पास में एक आरएल सर्किट होती है। आरएल सर्किट अगर होती है तो कहने का बेटा मतलब ये है मेरा कि कभी भी अगर आपको इस तरह से वैल्यूज अगर किसी कुंडली के लिए मिल जाए, जिसमें एक तो बेटा आपके पास में ओम में वैल्यू और एक आपके पास में अगर हेनरी में वैल्यू हो, तो आपको इस तरह से विचार करना चाहिए कि वो कुंडली का जो ओम में वैल्यू मेरे पास में अभी गिवन है वो मुझे उसका क्या बता रहा है, प्रतिरोध बता रहा है, और ये जो हेनरी में जो वैल्यू है ये बेटा बोलो उसका क्या बता रहा है, एल यानी कि इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व का मान आपको बता रहा है। तो ध्यान रखें ये मेरे पास में एक तरह से कुंडली है जिसका प्रतिरोध आपके पास में गिवन है और उसका इंडक्टेंस यानी कि प्रेरकत्व का मान आपके पास गिवन है। तो इस पूरे सर्किट में अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा कुल प्रतिरोध का मान क्या लिखा जाएगा, R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 अगर लिखेंगे तो बेटा बोलो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 4 से 10 ओम। कितना आ जाएगा बेटा, 10 ओम आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्या आ जाएगा, 6 प्लस 4 से बेटा बोलो कितना आ जाएगा, 10 ओम आ जाएगा। तो आपने कहा कि सर अब मैं चाहूं तो यहां पर IRMS की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं क्योंकि मैंने सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया है जो कि मेरे जेड वाले फॉर्मूले के अंदर काम में आएगा। तो VRMS अगर बेटा फाइंड अगर करना है तो आपने सोर्स को देखा, सोर्स अगर देखा तो साइन और कॉस के फंक्शन, मतलब ये क्या है, कॉस के फंक्शन की फॉर्म में। तो आपने कहा सर इसी कंडीशन के अंदर ये क्या बनता है, V0। तो बेटा सीधा VRMS बराबर बेटा बोलो क्या लिखेंगे, V0 बाय √2। देखिए बेटा सीधा लिखना सीखें, V0 बाय √2 अपॉन जेड का बेटा वैल्यू बोले सर्किट के लिए R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आपने कहा सर इस पूरे सर्किट में नेट रेजिस्टेंस 6 और 4 से क्या लिख दिया है, 10। तो क्या लिख दिया जाएगा, 10 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आपने कहा सर ये 5 मिली हेनरी से ही क्या बनेगा मेरे पास, एक्सएल, और इस 50 माइक्रोफेराड से मेरे पास में क्या बनेगा, एक्सी। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, सबसे पहले एक्सएल और एक्सी की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूं ताकि मैं इसको यहां पर नोट कर सकूं। तो देखिए बेटा एक्सएल ओमेगा आपको पता है 2000 का रोल निभाएगा, एल 5 मिली हेनरी, 5 × 10⁻³ 5 × 2 से क्या आ जाएगा, 10। तो आपने कहा सर एक्सएल की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, 10। एक्सी 1/ωc, ओमेगा कितना है बेटा 2000 इंटू सी का बेटा वैल्यू बोलिए 50 माइक्रोफेराड। सॉल्व करेंगे तो बेटा इसकी वैल्यू भी क्या निकल के आएगी, 10 ओम। यानी कि आपके एक बात समझ में आई कि सर मैं एक्सएल की बात करता हूं तो 10 ओम, एक्सी की बात करता हूं तो 10 ओम। यानी कि ये जो फॉर्मूला है क्या, VRMS बाय जेड में जो जेड लिखूंगा मैं R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इसमें ये भी 10 है और ये भी 10 है, ये 0 हो जाएंगे, स्क्वायर लगा हुआ है। तो आपने कहा सर 10 का स्क्वायर का रूट क्या आएगा, 10। तो ये कितना हो जाएगा, बाय 10। तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2/√2, यानी कि करंट की बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 एम्पीयर। तो आपने कहा सर इस क्वेश्चन में एक बहुत ही बढ़िया बात हुई है कि रीडिंग ऑफ अमीटर IRMS से जिसकी वैल्यू मेरे पास में निकल के आ गई है √2 एम्पीयर। सबसे पहले तो हमारी वाली बात समझ में आई। अब आपने कहा सर हमारा उद्देश्य है यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। क्यों, क्योंकि यहीं पर क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। तो आपने कहा सर यहां से लेकर यहां तक मेरे पास में तो प्रतिरोध है, प्रतिरोध भी है और इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस है जिसके थ्रू आपने क्या निकाल लिया है, देखो एक्सएल भी निकाल लिया है। एक कैपेसिटेंस मेरे पास में गिवन है जिसके थ्रू आप लोगों ने क्या निकाल लिया है, एक्सी निकाल लिया है। इसका मतलब अगर मुझे वोल्ट मीटर की रीडिंग अगर मुझे चाहिए तो देखो बेटा मैं किस तरह से यहां पर फाइंड करूंगा। क्यों ना ये जो मेरे पास में करंट आ रही है, इस करंट को यहां से लेकर यहां तक के जेड से
क्या कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाई। तो आपने कहा सर ऐसा लिख दो कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर मुझे जब निकालना था तो मैंने एक काम करा, ये जो करंट आ रही है इसको यहां से लेकर यहां तक के जेड से क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई। तो नया वाला जेड कितना माने बेटा, बोलो जेड डैश मान लेते हैं, यानी कि आई आर एम एस इंटू क्या लिखेंगे, जेड डैश। अब देखो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहां से लेकर यहां तक का जो जेड डैश है उसका मान बेटा बोलो आप लोग कैसे लिखेंगे, रूट ओवर यहां से लेकर यहां तक का प्रतिरोध में मान, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो यहां से लेकर यहां तक में एक्सएल और एक्सी की वैल्यू तो क्या है, सेम है, तो एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां पे जेड डैश बराबर बेटा सीधा क्या हो जाएगा, 4। एक बार और समझ लो, यहां से लेकर यहां तक का जेड लिखना था, तो इसमें प्रतिरोध का मान कितना है, 4। एक्सएल का मान कौन बना रहा है, 5 मिली हेनरी, जो आप लोगों ने निकाल लिया है 10। एक्सी का मान कौन निकाला है, 50 माइक्रोफेरेड से, जो किसके बराबर आया है, 10 के। तो आपने कहा सर जब मैं जेड लिखता हूं तो आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के स्क्वायर के अनुसार एक्सएल एक्सी तो क्या हो जाते हैं सेम, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या बन जाते हैं, 0। यानी कि जेड बराबर सीधा किसके आ रहा है, देखा जाए तो R2 के, जिसको मैंने यहाँ पे सीधा क्या कर दिया 4 ओम। तो बेटा देखो आई आर एम एस इंटू 4, तो बेटा मेरे पास में क्या निकल के आएगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, यानी कि 4√2। तो इस तरह से बेटा आपको क्या करनी है कैलकुलेशन, एक बार और देखो समझ लो। रीडिंग ऑफ अमीटर बार बार आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस बाय जेड, सोर्स कोस की फॉर्म में, तो आपने क्या लिखा वी नॉट बाय √2 20/√2, जेड इक्वल टू क्या लिखा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, आर इक्वल टू बेटा बोलो क्या लिखा 6 + 4 से क्या आ गया 10। एक्सएल की वैल्यू आपने निकालना सीख लिया, एक्सी की वैल्यू को आप लोगों ने निकालना सीख लिया, आपने देखा सर दोनों की वैल्यू तो क्या सेम है। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। तो हमने कहा सर आई आर एम एस बराबर क्या होता है, वी आर एम एस बाय जेड। तो वी आर एम एस कितना है 20/√2, जेड कितना है ये, तो इसके थ्रू आंसर क्या है 1.4 एम्पीयर, यानी कि √2 एम्पीयर। फिर आपने कहा सर रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर अगर चाहिए तो आई आर एम एस इंटू क्या करा जाएगा, रेजिस्टेंस 4, तो 1.4 इंटू 4 से आंसर कितना आएगा 5.6। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं आरएलसी सर्किट का। अब बेटा देखो हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं एलसीआर अनुनाद परिपथ, यानी कि एलसीआर और परिपथ में किस तरह से बेटा आपको अनुनाद की स्थिति प्राप्त होगी। इन सबसे पहले बेटा हम लोग देखो यहाँ पर समझते हैं कि एक आरएलसी सर्किट अगर परिपथ मेरे पास में अगर है तो किस तरह से आप लोग अनुनाद की स्थिति तक पहुंचते हैं। आपने कहा सर ये मेरे पास में एक आरएलसी परिपथ होता है, ये आर, ये एल, ये सी, ये मेरे पास में एक वोल्टेज सोर्स होता है। तो आपने कहा सर जैसे ही आरएलसी सर्किट को मैं इस वोल्टेज सोर्स के साथ में कनेक्टेड अगर करता हूं तो मुझे पता है इस तरह से सर्किट के अंदर क्या फ्लो होती है, करंट, ये वाली करंट इस आर के पास में जाती है, इंडक्टर के पास में जाती है, कैपेसिटर के पास में जाती है, इस तरह से पूरे सर्किट के अंदर क्या होने लगती है, फ्लो होने लगती है। तो बेटा होता क्या है कि आप एक काम करते हो, काम ही करते हो, ये जो आपके पास बेटा वोल्टेज सोर्स है इसकी बेटा फ्रीक्वेंसी को आप क्या करते जाते हो, लगातार आप बढ़ाते जाते हो, या फिर हमेशा कहें इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी को आप लगातार चेंज करते जाते हो। तो बेटा होता क्या है कि जब आप इस सोर्स की बेटा फ्रीक्वेंसी को जब आप लगातार बढ़ाते जाते हैं तो बढ़ाते 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 आपको एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि कैपेसिटर के विभवांतर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। कहने का बड़ा मतलब यह है, आपने सर्किट को बेटा क्या करा, यहाँ पर आपने कंप्लीट करा, ये जो आपके पास में सोर्स है इसकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या करते जाते हो बेटा इस फ्रीक्वेंसी को आप क्या करते हो, लगातार बढ़ाते जाते हो, 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 तो आपको एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर VL बेटा बोलो किसके बराबर होता है, VC, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के क्या हो जाता है, बराबर। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर यह संभव हो पाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यानी कि अनुनादी आवृत्ति, और जिस स्थिति पर बेटा आपको ये प्राप्त होता है उससे हम क्या बोलते हैं, अनुनाद की स्थिति। तो आखिर में वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, उसके लिए VL बराबर क्या हुआ, आपने VC करा, फिर आपने देखा सर VL तो क्या लिखता हूं IXL, ये क्या लिखता हूं मैं IXC। इसका मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि वो फ्रीक्वेंसी जहां पर XL की वैल्यू बेटा बोलो किसके बराबर हो जाए, XC के, तो ओमेगा एल को क्या लिख, XL को क्या लिखते हो आप ओमेगा एल,
इसको क्या लिख सकते हो आप 1/ωc। लेकिन ये दोनों बेटा मैंने बराबर अगर कर दिए हैं तो जिस फ्रीक्वेंसी पर ये प्राप्त होते हैं उससे मैं क्या बोलता हूं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर मैंने दोनों के पास में क्या लगा दिया, नॉट। तो आपने कहा सर एक काम करो, फिर इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। इसके थ्रू मैं समझ सकता हूं कि ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर 1/LC, यानी कि ओमेगा नॉट बराबर क्या लिखा जाएगा, 1/√LC। यानी कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/√LC के बराबर होती है तब बेटा इंडक्टर के एक्रॉस वोल्टेज कैपेसिटर के एक्रॉस वोल्टेज के बराबर हो जाता होगा, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, अनुनाद की स्थिति। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति। तो यहीं से देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एलसीएम परिपथ में धारा हमें पता है इक्वल टू क्या होता है, V/Z या फिर E/Z। E/Z की बड़ा वैल्यू क्या लिखते हैं, R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो ओमेगा L माइनस 1/ωc का स्क्वायर। अब आपने फ्रीक्वेंसी को क्या करा, चेंज करा। तो हमने क्या बोला, AC की कोणीय आवृत्ति के एक निश्चित मान ओमेगा नॉट पर प्रेरकीय प्रतिघात या फिर प्रेरणीय प्रतिघात यानी कि XL तथा संधारित्र का प्रतिघात यानी कि संधारित्रीय प्रतिघात XC बराबर होते हैं, वो आवृत्ति बेटा मेरे लिए क्या कहलाती है, अनुनादी आवृत्ति। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं ओमेगा नॉट L बराबर क्या लिखा, 1/ωc। किस तरह से हुआ ये मैंने आपको बता दिया है। तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर LCR परिपथ की प्रतिबाधा होगी Z एट ओमेगा नॉट, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये क्या है हमारे पास, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, बराबर √R² प्लस ओमेगा L नॉट L माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर। तो हमने कहा सर ये वाली वैल्यू तो क्या है, 0 है। इसका मतलब Z की बड़ा वैल्यू किसके बराबर है, R के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब अनुनाद की स्थिति आपको प्राप्त होती है, जब अनुनाद की स्थिति बेटा आपको प्राप्त होती है तब RLC परिपथ किसकी तरह बेटा बिहेव करता है, एक प्रतिरोध की तरह। किसकी तरह बिहेव करता है, एक प्रतिरोध की तरह। और Z की जो वैल्यू है, देखो Z की बड़ा वैल्यू किसके बराबर मिल रही है, R के। यानी कि R, Z की वैल्यू R, इसका मतलब Z की बड़ा वैल्यू क्या हो जाती है, मिनिमम, यानी कि क्या हो जाती है, न्यूनतम। इसका मतलब ये हुआ कि I = अगर V/Z अगर हम लिखते हैं, यानी कि E/Z अगर हम लिखते हैं, तो Z की वैल्यू किसके बराबर है, R, यानी कि Z का मान क्या है, न्यूनतम। इसका मतलब फ्लो होने वाले करंट बेटा मेरे पास में क्या है, अधिकतम है। तो आपने कहा सर ऐसी स्थिति अगर मैं ध्यान से अगर मैं देखूं तो I = मैं क्या लिखूंगा, V/R। कब, जब आपके पास में अनुनाद की स्थिति, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी जहां पर आपको क्या प्राप्त हो रही है, अनुनाद की स्थिति, वहां पर आप लोग बेटा धारा का मान क्या लिखेंगे, E/R। Z और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर आप ग्राफ अगर बनाना चाहते हैं तो इस तरह का ग्राफ के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले बेटा बता रखा है। एक बार और देखो हम लोग समझ लेते हैं। Z बराबर 4RLC की बात अगर मैं करूं, ठीक है, चाहे बेटा आप Z और ओमेगा के बीच में बनाए, चाहे Z और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाए, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। हमने कहा सर Z = √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ωc का स्क्वायर में लिखता हूं जब मेरे पास में RLC परिपथ होता है। तो आपने मुझे बताया था कि Z और फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर मैं ग्राफ अगर मैं बनाता हूं तो शुरुआत में जब मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को जब मैं बढ़ाता जाता हूं तो मोर डोमिनेंट कौन होता है, 1/ωc। यानी कि तब बेटा Z की वैल्यू क्या होती जाती है, कम। एक जगह आपको ऐसी मिलती है जब आप ओमेगा की वैल्यू को बढ़ाते जाते हैं जहां ओमेगा L किसकी वैल्यू बराबर हो जाती है, 1/ωc के, या फिर XL बराबर आपके XC के बराबर हो जाता है, तब बेटा Z बराबर क्या आएगा, R। यानी कि यहां पर अगर आप बात करें तो Z की बेटा वैल्यू बोलो किसके बराबर हो जाएगी, R के। एक बार और देखो मैं आपको बता देता हूं, RLC परिवर्तन के लिए वो फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी को अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो मैंने आपको बताया था R तो क्या होता है, कांस्टेंट। तो जब आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाएंगे शुरुआत में तो 1/ωc मेरे पास में डोमिनेंट होता है। इसका मतलब Z की वैल्यू क्या होगी, कम। बढ़ाते बढ़ाते ओमेगा 1/ωc के बराबर हो गया। कब Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, R के। फिर भी अगर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो मैंने आपको बताया था मोर डोमिनेंट कौन होता जाता है, ओमेगा L। यानी कि तब Z की बड़ा वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी तो Z की वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आपको क्या मिलता है, Z और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ। अब हमें पता है I = क्या होता है, E/Z, यानी कि इसका जस्ट उल्टा ग्राफ I और फ्रीक्वेंसी के बीच में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को जब आप बढ़ाते जाते हैं तो शुरुआत में Z कम होने के कारण, यानी कि प्रतिबाधा कम होने के कारण धारा का मान लगातार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर यहां तक RLC सर्किट का जो बिहेवियर है वो कैसा होता है बेटा, कैपेसिटिव। आप ऐसा भी बोल सकते हैं। यानी कि इसका नेचर अगर आप लोगों से पूछ ले,
यहां से लेकर यहां तक तो कैसा होता है कैपेसिटिव, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जेड के अंदर मोड डोमिनेंट कौन चलता है, 1/ω/c। ये वो जगह है जहां पर सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है, क्यों? क्योंकि एक्सएल किसके बराबर हो गया, एक्सी के। तो इसी जगह पर जो आपके पास में आरएलसी सर्किट है उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, प्रतिरोध की तरह, क्योंकि जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, जो कि आपको पता लग गया है। फिर आपने कहा सर क्या हो रहा है कि जब मैं और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मैं बढ़ाता जाता हूं तो धारा का मान क्या होता जाता है, कम। उसका कारण है कि हमारे पास में जो प्रतिबाधा होती है उसका मान क्या होता जाता है, लगातार बढ़ता जाता है। यानी कि यहां से यहां तक बेटा सर्किट के लिए जो नेचर होगा, यानी कि जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा मेरे पास में, इंडक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चाहे तो ग्राफ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। शुरुआत में तो जेड का मान क्या हो रहा है बेटा आपके पास में, कम, धारा बढ़ी, बढ़ते बढ़ते एक ऐसी जगह मिली जहां पर फ्लो होने वाली करंट क्या होगी, मैक्सिमम। तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, आर, यानी कि एक्सएल किसके बराबर हो गया, एक्सी। फिर आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो मोड डोमिनेंट ओमेगा एल, तो जेड की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही, यानी कि धारा का मान क्या होता जाता है, कम। तो पढ़ लेते हैं ऐसा एलसीआर श्रेणी परिपथ जिसमें ऐसी स्रोत की निश्चित कोणीय आवृत्ति ओमेगा नॉट पर अधिकतम धारा प्रवाहित होती है, उसे श्रेणी अनुनादी परिपथ कहते हैं। कोणीय आवृत्ति ओमेगा नॉट को अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहते हैं। तो ओमेगा नॉट बराबर क्या आता है, 1/√LC। किस तरह से आता है ये मैंने आपको सिखा दिया है। अनुनाद की स्थिति पर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1/√LC, या फिर हर्ट्ज में अगर बेटा फ्रीक्वेंसी अगर गिवन है तो हमारा उद्देश्य है ओमेगा नॉट को 2πf नॉट में लिखना। हर्ट्ज में बोला जाए तो इस फॉर्मूले से, रेडियन पर सेकंड में पूछा जाएगा तो इससे। अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी। जेड की वैल्यू आर के बराबर, यानी कि प्रतिबाधा क्या होती है, न्यूनतम। जेड अगर न्यूनतम है तो धारा का मान क्या होगा, अधिकतम, यानी कि E/R। tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस XC/R के अंदर ये वाली दोनों वैल्यू जीरो, यानी कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो। किसके बीच में, वोल्टेज और करंट के बीच में। तो आपने कहा सर ऐसी स्थिति के अंदर V और I दोनों के दोनों समान कला में अगर है तो इसका मतलब यही निकल के आता है जो बिहेवियर होगा आरएलसी परिपथ का वो कैसा होगा, रजिस्टिव, यानी कि एक तरह से प्रतिरोध की तरह, जो कि आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। VL बराबर क्या होगा, VC। VL बराबर VC बार, तभी जाकर के आप क्या बोल पाए, एक्सएल बराबर एक्सी। तो ये बेटा मेरे पास में अनुनाद की स्थिति में कुछ पॉइंट्स है। ग्राफ के बारे में बेटा मैंने आपको बता दिया है किस तरह से आपको प्राप्त होता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखें। अब देखो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अनुनाद की तीक्ष्णता, यानी कि क्वालिटी फैक्टर एवं अर्धशक्ति आवृत्ति। तो देखिए बेटा कहने का मतलब क्या है कि अनुनाद की स्थिति में श्रेणी अनुनाद परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, न्यूनतम, जिसके बारे में आपको पता है जेड इक्वल टू क्या मिलता है, उसे स्वीकारी परिपथ कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसे, स्वीकारी परिपथ। इसको बेटा अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम, एक्सेप्टर सर्किट, क्योंकि यह सभी धाराओं में से उस धारा को सर्वाधिक आसानी से स्वीकार करता है जिसकी आवृत्ति इसकी प्राकृतिक आवृत्ति के क्या होती है, बराबर होती है। फिर लिखा रहा है बेटा रेडियो तथा टीवी की ट्यूनिंग में हमारे परिपथ की आवृत्ति को अभिष्ट स्टेशन की आवृत्ति के बराबर बनाकर अभिष्ट स्टेशन के सिग्नल क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इन सब बातों का मतलब क्या है अभी देखो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। उससे पहले इस तरह के ग्राफ के बारे में हम लोगों ने जानकारी पहले ही प्राप्त कर रखी है कि जब मैं धारा और फ्रिक्वेंसी के बीच में ग्राफ अगर मैं बनाता हूँ तो कुछ आपको इस तरह से मिलता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप बात करें तो आपको पता है कि जेड का मान क्या होता जाता है, कम। जेड का मान कम होता जाता है तो धारा का मान लगातार बढ़ता जाता है। और आपको पता है ये वो जगह है जहाँ पर सर्किट के अंदर फ्लो वाली करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमम, जहाँ पर एक्सएल बराबर क्या हो जाता है बेटा, एक्सी। तो उस फ्रीक्वेंसी को आप लोग क्या बोलते हैं बेटा, अनुनादी आवृत्ति। क्या बोलते हैं, अनुनादी आवृत्ति। तो यहाँ पर एफ नेट और मैंने क्या लिखा है, अनुनादी आवृत्ति। फिर ग्राफ क्या होने लगता है, कब जब आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को दोबारा बढ़ाते जाते हैं। तो इस ग्राफ के बारे में तो हमारे पास में जानकारी है। और आगे देखो हम लोग एक बार बढ़ते, अर्धशक्ति आवृत्ति पर शक्ति का उपभोग अनुनाद पर होते हुए अधिकतम शक्ति उपभोग का एकदम आधा होता है। कहने का बेटा मतलब ये है अर्धशक्ति आवृत्ति हमारे पास में क्या हुई, वह आवृत्ति जिस पर बेटा हमें अधिकतम शक्ति का आधा प्राप्त होता है, वह आवृत्ति हमारे लिए बेटा बोलो क्या कहलाती है, अर्धशक्ति आवृत्ति।
इसीलिए बेटा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अर्ध शक्ति आवृत्ति पर शक्ति का उपभोग अनुनाद पर हुए अधिकतम शक्ति उपभोग का एकदम क्या होता है, आधा। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी आपके पास में इस तरह की अर्ध शक्ति आवृत्ति आपको प्राप्त होती है, जब मैक्सिमम पावर का आपको हाफ मिलता है यानी कि अधिकतम शक्ति का आपको आधा मिलता है, जब बेटा सर्किट के अंदर फ्लो होने वाली जो करंट यानी कि जो धारा होती है उसका मान क्या होता है, I मैक्सिमम बाय √2। तो आपको ध्यान ही रखना है कि अर्ध शक्ति आवृत्ति, जैसा कि नाम से बेटा आपको पता पड़ रहा है, वह आवृत्ति जहां पर अधिकतम शक्ति का आधा प्राप्त हो, और जो आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास में करंट की बेटा वैल्यू निकल के आती है अर्ध शक्ति आवृत्ति पर I मैक्सिमम बाय √2। तो आपने कहा सर इस ग्राफ के अंदर अगर मैं करूं तो I मैक्सिमम बाय √2, इस I मैक्सिमम से क्या आएगा नीचे यहां कहीं पर। तो अगर मैं इस I मैक्सिमम बाय √2 से इस ग्राफ पर अगर मैं एक लाइन अगर मैं खींचता हूं तो ये इस ग्राफ को दो जगह पर क्या करता है, कट करता है। कट अगर करता है तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस पर एक फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, f1। इसी तरह से यहां से अगर आप देखें तो यहां पर एक फ्रीक्वेंसी क्या मिलती है, f2। तो ये f1 और f2 ही यहां पर बेटा बोलो मैंने क्या लिखा है, अर्ध शक्ति आवृत्तियां। यानी कि अर्ध शक्ति आवृत्तियां वह आवृत्तियां हैं जहां पर अधिकतम पावर का क्या मिलता है, आधा। अधिकतम पावर का आधा आपको मिलता है और करंट की वैल्यू क्या मिलती है, I मैक्सिमम बाय √2। और इन दोनों आवृत्तियों f1 और f2 के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बेटा मेरे लिए क्या कहलाती है, बैंड चौड़ाई। क्या कहलाती है, बैंड चौड़ाई, जिसको आप बैंडविड्थ बोलते हैं। इसका फॉर्मूला जब आप कैलकुलेशन पूरी करते हैं तो निकल के आता है डेल्टा f बराबर 1/2πr/L। ये तो बेटा आपको फ्रीक्वेंसी तब है जब आपसे हर्ट्ज में आंसर पूछा गया हो। अगर आप ध्यान से देखें तो 2π को अगर आप इससे मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा ओमेगा बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, R/L। यानी कि जब आप लोगों से हर्ट्ज में पूछा जाएगा तो इस तरह से आप लोगों को क्या करनी है, बैंड चौड़ाई की कैलकुलेशन डेल्टा ओमेगा की फॉर्म में अगर पूछा जाए तो क्या लिखनी है, R/L। तो कुल मिला के बेटा हमारे बात समझ में ये आई कि जब हम अर्ध शक्ति आवृत्ति की बात करते हैं तब हमें अधिकतम शक्ति का आधा प्राप्त होता है। धारा का मान आपको ध्यान रखना है I मैक्सिमम बाय √2 के बराबर होता है। I मैक्सिमम बाय √2 से जब आप ग्राफ पर लाइन खींचते हैं तो दो जगह क्या करता है, कट करता है। एक फ्रीक्वेंसी f1 मिलती है, एक फ्रीक्वेंसी f2 मिलती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध शक्ति आवृत्तियां। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये बेटा मेरे पास में क्या कहलाता है, बैंड चौड़ाई, जिसका फॉर्मूला आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास में निकल के आता है 1/2πr/L। ये तो आपके पास हर्ट्ज में, अगर आप चाहते हो डेल्टा ओमेगा बराबर R/L लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई बेटा हमारे पास में जानकारी जो हम लोगों ने लिखी है। अब आपने देखा होगा कि सर यहाँ पर आप एक बात कर रहे हैं कि रेडियो तथा टीवी की ट्यूनिंग में हमारे परिपथ की आवृत्ति को अभिष्ट स्टेशन की आवृत्ति के बराबर बनाकर अभिष्ट स्टेशन के सिग्नल ग्रहण करते हैं। और यहाँ पर बैंड चौड़ाई की भी क्या हो रही बात हो रही। तो आखिर में इन सबका हमारे जो अपना दैनिक जीवन है उसके अंदर यूज क्या है। आप लोगों ने बेटा देखा होगा कि जब भी हम लोग बेटा FM वगैरह जो भी हम लोग चलाते हैं, बाई चांस आपने बेटा चैनल लगाया 94.3, तो आप क्या करते हैं, जो भी बेटा आपके पास में रेडियो होता है आप उसकी फ्रीक्वेंसी को आप क्या करते हैं बेटा, सेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को आप इस तरह से सेट करते जाते हैं कि आप कहां पर बेटा पहुंच जाते हैं, 94.3 पर। तो आपको उस 94.3 पर उस चैनल की आवाज एकदम साफ आपको सुनाई देती है। तो फ्रीक्वेंसी में आप क्या करते जाते हैं, चेंज। 94.3 आपके पास में आता है और आपको एकदम वो जो सिग्नल यानी कि जो आपके पास में रेडियो चैनल है उसकी आवाज एकदम साफ सुनाई देती है। तो वो जिस आपके पास बेटा फ्रीक्वेंसी पर संभव हो पाता है उस फ्रीक्वेंसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनाद की आवृत्ति। उस जगह पर बेटा सर्किट के अंदर फ्लो होने क्या हो जाती है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम। यानी कि जो 94.3 आपको सुनाई दे रहा है वो एक तरह से बेटा आपके पास में इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, f0। आप लोगों ने देखा हुआ ये वाला जो आपके पास में चैनल है इसकी आवाज बेटा लगभग 94.1 से ही चालू हो जाती है और लगभग 94.5 तक आपको सुनाई देती है। लगभग आपको आवाज यहां से बेटा आपको क्या मतलब सुनाई देनी चालू हो जाती है। यहाँ पर तो एकदम क्लियर आपको सुनाई देती है। तो ये जो 94.1 और जो 94.5 जो बेटा मैंने लिखा है ये आवृत्तियां बेटा मेरे लिए क्या कहलाती है, अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहलाती है। क्या कहलाती है, अर्ध शक्ति आवृत्तियां। तो ये जो 94.1 है ना, ये मेरे पास में f1 का रोल निभा सकता है। 94.5 ये मेरे पास में f2 का रोल निभा सकता है। यानी कि जहां से आवाज आनी चालू होती है वो मेरे पास में f1, जहां तक मुझे आवाज आती है वो मेरे लिए f2। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये बेटा मेरे लिए बोलो क्या कहलाती है, बैंड चौड़ाई। और हर रेडियो चैनल वाले के पास खुद की क्या होती है, बैंड चौड़ाई, जिसके बीच में ही उसका बेटा क्या होता है, रेडियो चैनल एग्जिस्ट करता है। तो ये सब बेटा आपके पास में क्या है, जानकारी जो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से आप f1 f2 यानी कि अर्ध शक्ति आवृत्ति को समझ सकते हैं, किस तरह से आप f0 को समझ सकते हैं। f0 क्या होगी मेरे पास में एक तरह से बेटा अनुनादी आवृत्ति, f1 और f2 बेटा मेरे पास में क्या होगी, अर्ध शक्ति आवृत्ति। तो फॉर्मूले बेटा आपको क्या रखने ध्यान,
अब आता है क्वालिटी फैक्टर या फिर क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर को किस तरह से देखो आप लोगों ने रिप्रेजेंट करा, यह गुणांक प्रति चक्र संचित ऊर्जा तथा ऊर्जा हानि के बारे में अपेक्षित जानकारी देता है। ठीक है, तो Q इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है, 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर पर साइकिल अपॉन मैक्सिमम लॉस्ट पर साइकिल। फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, या फिर आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा, यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का जो बेटा हमारे पास में रेशियो होता है, वो बेटा हमें क्या बताता है, क्वालिटी फैक्टर के बारे में। तो ध्यान रखिए Q इक्वल टू 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर पर साइकिल अपॉन मैक्सिमम लॉस्ट पर साइकिल, या फिर आप इसे क्या पढ़ सकते हैं, अनुनादी आवृत्ति अपॉन बैंड चौड़ाई। तो आपने कहा सर ऐसे जब मैं इसको लिखता हूँ ओमेगा नोट अपॉन डेल्टा ओमेगा, तो मेरे एक बात समझ में आती है कि सर ओमेगा नोट तो मेरे को याद है क्या लिखा जाता है, 1/√LC, और डेल्टा ओमेगा भी आपने बताया क्या लिख सकता हूँ मैं, R/L। तो जब मैं यहाँ पर डेल्टा ओमेगा की वैल्यू R/L अगर लिखता हूँ तो L ऊपर आ जाएगा, और इस तरह से आपके पास में क्या जाती है कंडीशन। तो ये L है, ये 1/√LC है, तो क्यों ना मैं इसको इस तरह से याद रख लेता हूँ कि क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला जो मेरे पास में आता है 1/R√L/C के बराबर आता है। आपने कहा सर आखिर में इस क्वालिटी फैक्टर की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, तो बेटा अगर आपको सिग्नल कि क्वालिटी को अगर बेटा आपको बेहतर अगर करना है तो सर्किट में आपको क्या क्या इंतजाम करने चाहिए, वो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। यानी कि क्वालिटी फैक्टर 1/R√L/C अगर मुझे मिल रहा है, सिग्नल की क्वालिटी को अगर मुझे बेहतर अगर मुझे करना है, तो मुझे काम करना चाहिए कि आर की बेटा वैल्यू को क्या कर देना चाहिए, कम। यानी कि जो भी आपके पास में सर्किट है उसमें आप प्रतिरोध की वैल्यू को कम अगर आप कर देंगे तो सिग्नल की क्वालिटी को आप क्या कर सकते हैं, बेहतर। या फिर आप एक काम करें कि जो भी आपने उसका इंडक्टर लगा रखा है उसका इंडक्टेंस की बेटा वैल्यू को आप क्या कर दे ज्यादा। तो देखो अगर आप इंडक्टेंस की वैल्यू को अगर आप ज्यादा कर देंगे तो भी बेटा आप क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी कि आर कम करते हैं तो बेटा देखो डेल्टा ओमेगा क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि डेल्टा ओमेगा बराबर R/L है, तो आप कह सकते हैं आर कम करने पर डेल्टा ओमेगा कम होता है, यानी क्यू यानी कि क्वालिटी फैक्टर हमारे पास में क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके ऊपर हो सकता है कभी आप लोगों से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाएं। एक काम और कर देता हूं, क्यों ना मैं ये वाली जो इक्वेशन है इसको और देखो अच्छी तरीके से हम लोग देखो समझ सकते हैं। फॉर्मूले की फॉर्म में आपने कैसे 1/√LC मुझे क्या बता रहा है, ओमेगा। एल को ऐसा कैसे लेने दे, ये क्या हो जाएगा बाय आर। तो आपने कहा सर ये ओमेगा एल मेरे को क्या बता रहा है, एक्सएल, ये क्या हो जाएगा बाय आर। यानी कि अगर आप चाहें तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि Q इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ओमेगा एल बाय आर, या फिर आप इसको ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं एक्सएल बाय आर। लेकिन आपको तो बेटा फॉर्मूला क्या ध्यान रखना चाहिए, Q इक्वल टू 1/√L/C। ये किस तरह से हुआ ये सब मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखें श्रेणी एलसीआर परिपथ में एल बराबर आपके पास में गिवन है 0.12 हेनरी, सी इक्वल टू 480 नैनोफेराड है, आर की बेटा वैल्यू 23 ओम है, को 230 वोल्ट परिवर्ती स्रोत से जोड़ा जाता है। तब आपको ज्ञात करके बताना है स्रोत की आवृत्ति जब धारा का अधिकतम मान हो। तो आपको पता है कि सर जब धारा का अधिकतम मान होता है तब हमारे पास में आवृत्ति ओमेगा इक्वल टू क्या चलती है, 1/√LC। तो एल और सी की वैल्यू को यहाँ से पुट कर दिया तो आंसर हमारे पास में आ गया। ये तो तब है जब आप लोगों से आंसर रेडियन पर सेकंड में पूछा हो। अगर आप लोगों से हर्ट्ज में अगर पूछा है तो ओमेगा इक्वल टू बेटा बोलो क्या लिखना चाहिए आपको, 2πf। तो एफ बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 पाई इंटू यार। इसको यहाँ पे पुट करा तो आपके पास में फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में क्या आएगी, 6.63 इंटू 10⁻² हर्ट्ज में। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला या तो आप बेटा सीधा नोट कर दें 1/R√L/C, नहीं तो अगर आप चाहें तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं, XL/R यानी कि ओमेगा L/R। वैल्यूज को यहाँ पे पुट करिए, आपके पास में क्या आ जाएगा, क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू। तो कुल मिला के आपको बेटा बैंडविड्थ का फॉर्मूला, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या रखना है, ध्यान रखना है। और अनुनाद जो आपके पास में स्थिति है उस जगह पर जो मिलने वाली फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, 1/√LC। और अर्ध शक्ति आवृत्ति पर हमारे पास में जो धारा होती है वो I maximum/√2 के बराबर होती है। ये सब बातें जो आपको क्या रखनी, ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं।